नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास आर्टिकल 29 और 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 29 या 30 जो है भारतीय संविधान का, ये रिलेट करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से, यानी कि आपके सांस्कृतिक और शैक्षणिक राइट्स। और अगर इसको नंबरिंग के हिसाब से देखें हम, तो ये 5वां या 5th फंडामेंटल राइट्स है आपका। और इसकी एक और विशेषता ये है कि जनरली तो ये कहा गया है कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, बट इसमें ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक जो है उन पर दिया गया है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 29 जो है इसका वो क्या कहता है। इसका जो हेडिंग है वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। और इसमें जो क्लॉज 1 है इस आर्टिकल की वो कहती है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। तो जैसे कि कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, यानी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना। तो इसमें कहा गया है कि भाई भारत या इसकी टेरिटरी जहाँ तक भी है उसके पार्ट में किसी भी तरह की कोई भी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, यानी कि छोटी या बड़ी कितनी भी सेक्शंस हो सकती हैं, अगर वो रहती हैं और उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी स्क्रिप्ट अलग है, उनका कल्चर अलग है, यानी कि भाषा, लिपि और संस्कृति अगर वो अलग हैं, तो ये उनका फंडामेंटल राइट होगा कि वो उसको कंजर्व करें या उसको संभाल के रख सकें। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 2, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स on grounds only of religion, race, caste, language और any of them। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को इनकार नहीं किया जाएगा किस चीज़ से, एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो जो दाखिला लेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उससे आप इनकार नहीं कर सकते। कौन सी कंडीशन में, अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो मेंटेन किया जाता है पूरी तरह से स्टेट के द्वारा, या फिर उसको किसी तरह की कोई मदद दी जाती है स्टेट के फंड्स के द्वारा। और वो कौन से ग्राउंड हैं जिन पर डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए मना किया गया है, वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ दम। इन किसी के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे किसी सिटीजन को एडमिशन देने के लिए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि मेंटेन किया गया है। मेंटेन यानी कि उसको पूरी तरह से उसका रखरखाव सरकार कर रही है या फिर उसको स्टेट्स के फंड्स की एड दी जाती है। अब जहाँ तक क्लोज 1 की बात है दोस्तों, तो क्लोज 1 जो है वो हर सिटीजन को अवेलेबल है, यानी कि वो सेक्शन की बात करता है, सेक्शन छोटी हो चाहे बड़ी हो। अब ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए है कि उनको लगता है कि दिक्कत माइनॉरिटी को आती है कि भाई जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए, अदरवाइज इट्स अवेलेबल टू एवरीवन। उसी तरह से क्लॉज 2 जो है वो भी सभी को अवेलेबल है, ठीक है जी। हाँ, उसकी कुछ कंडीशन है कि भाई वो मेंटेन्ड और क्या होना चाहिए, एड जो है उसको स्टेट के द्वारा दी होनी चाहिए, और उसके ग्राउंड उन्होंने बता दिए कि किन किन ग्राउंड पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो जनरली देखा जाए तो ये जो प्रोटेक्शन है वो माइनॉरिटीज़ को दी गई है कि भाई देखिए, अब ये परसेप्शन है, जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, कि भाई जो माइनॉरिटी हैं उनको ज़्यादा थ्रेट होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, इतिहास में देखें हम तो अंग्रेज या ब्रिटिशर जो थे वो माइनॉरिटी ही थे, उन्होंने हम पर राज किया, हमारा शोषण किया, हमारा नहीं उन्होंने पूरी दुनिया का शोषण किया, है ना। अब यहाँ कहने को तो वो माइनॉरिटी थे पर उन्होंने शोषण किया, तो चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती है कि माइनॉरिटी जो है वो मेजोरिटी का शोषण भी कर सकती है, जरूरी नहीं है। पर ये एक फिलोसफी है या जनरल परसेप्शन है जो कि 100% सही नहीं होता है। इससे पहले भी कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अब जनरल परसेप्शन क्या है कि भाई मेजोरिटी तो अपना सब कुछ देख ही लेगी, पर ये चीज़ें जो है वो माइनॉरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो अपना, अगर वो कम संख्या में है, अल्पसंख्यक हैं, बहुत कम है, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यक जो है उनकी जो एग्जिस्टेंस पर खतरा आ जाता है, तो उस सिचुएशन में उनके पास एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि वो अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपने लिपि जो है उसको कंजर्व कर सकें, उसको संभाल के रख सकें। जहाँ तक बात है दोस्तों वर्ड माइनॉरिटी का, कि भाई माइनॉरिटी होती क्या है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। आज़ादी से पहले भी इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई थी पर इसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाए, और उसके बाद जो जुडिशरी थी उसने माइनॉरिटी वर्ड को अलग अलग केसेस में डिफाइन करने की अपनी तरफ से कोशिश की। अब यहाँ पर डिफ़िकल्टी क्या है माइनॉरिटी को डिफाइन करने की, तो जैसे भारतवर्ष की बात कर लें आप, तो भारत में तो भाई हिंदू मेजोरिटी में है ना,
पर जम्मू कश्मीर में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है। नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है वहाँ पर क्रिश्चियन मेजोरिटी में है और वहाँ पर भी हिंदू जो है माइनॉरिटी पर है। तो इसलिए दिक्कत आ जाती है कि भाई ये कैसे डिसाइड किया जाए कि माइनॉरिटी कौन है और मेजोरिटी कौन है। तो इस चीज़ को डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस केस लॉ में, जिनको हम स्टडी करेंगे। इसमें पहला जो केस है हमारे पास वो केरला एजुकेशन बिल का है, जो कि आपकी स्क्रीन में है। इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई न्यूमेरिकली 50% से कम कोई भी जनसंख्या हो तो उसे आप माइनॉरिटी कह सकते हैं। यानी कि अगर पूरे भारत में 100 लोग हैं तो मान लीजिए एक जो धर्म है, संप्रदाय है, उसके जो हैं लोग वो 55 हैं, बाकी जो है 45 में पड़ जाते हैं सारे। कोई 10% है, कोई 20% है, कोई 25% है, इस तरह से। तो वो सारे जो है वो माइनॉरिटी की कैटेगरी में आएंगे। ये डिफाइन किया था केरला एजुकेशन बिल में जुडिशरी ने। नेक्स्ट दोस्तों डीएवी कॉलेज जलंधर का केस लॉ है, जो आपकी स्क्रीन पे है। इसमें जो माइनॉरिटी को डिफाइन करने का फॉर्मूला था वो अलग तरीके से डिसाइड किया गया। इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो है ना माइनॉरिटी का स्टेटस वो लॉ के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना चाहिए। यानी कि अगर कोई कानून जो है पूरे देश में है तो आपको फिर स्टेटस पूरे देश का देखना पड़ेगा, उसमें डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में है तो आपको उस स्टेट का जो माइनॉरिटी स्टेटस निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर पूरे देश में लॉ एप्लीकेबल है और उसमें माइनॉरिटी की बात की गई है तो माइनॉरिटी कौन होंगे? एक्सेप्ट हिंदूज ऑल आर माइनॉरिटीज। पर अगर स्टेट में है, जैसे मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी में होंगे और माइनॉरिटी में बाकी होंगे। तो इस तरह से इस चीज़ को डिसाइड किया जाए। यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेशन तो माइनॉरिटी पूरे देश में देखनी पड़ेगी, स्टेट लेजिस्लेशन है तो माइनॉरिटी उस स्टेट में देखनी पड़ेगी। एक और केस लॉ है दोस्तों पीए इनामदार का केस, जो कि आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें कि कहा गया कि भाई माइनॉरिटी का मतलब है नॉन डोमिनेंट ग्रुप, यानी वो ग्रुप जिनका प्रभाव नहीं होता है, जो डोमिनेंट नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है माइनॉरिटी। मेरा मानना है कि जो सेकंड केस था हमारा डीएवी कॉलेज जलंधर का, वो ज़्यादा रेलिवेंट है माइनॉरिटी की डेफिनेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं आप केस लॉ आर्टिकल 29 से रिलेटेड। पहला केस लॉ है सर्वानंद सोनेवाल का, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। और इसमें जो है वो एक तरह से डिसाइड किया गया था जो बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेशन थी उसके खिलाफ, कि भाई अगर किसी इलाके में इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है किसी कंट्री के द्वारा, तो मान के चलिए कि वहाँ के जो लोग हैं उनका जो ये राइट है अंडर आर्टिकल 29 वो इफेक्ट करता है। और जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस बात का ध्यान रखे कि इन लोगों के जो राइट्स हैं जो आपने गारंटी की है आर्टिकल 29 के अंडर, उन पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। और दोस्तों आर्टिकल 30 जो है, ऐसा माना गया है कि आर्टिकल 29 के अंडर जो भी गारंटी किया गया है वो उसको कंजर्व करने में हेल्प करता है, जिसके अंडर की माइनॉरिटी को ये कहा गया है कि भाई आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। तो ये सोचना था संविधान निर्माताओं का कि भाई अगर आप माइनॉरिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने दें, अपने तरीके से उनको अगर चलाने दें, तो वो अपना कल्चर, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज वगैरह जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों जगदेव सिंह सिद्धांत का, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। इसमें कोर्ट ने कहा कि राइट टू कंजर्व लैंग्वेज का मतलब है उसके लिए एजिटेट भी करना, है ना, उसके लिए प्रदर्शन करना, जो अपनी बात रखना कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जब हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब एजिटेशन करना उसके लिए। ये नहीं है कि आपको राइट दे दिया गया और चुपचाप बैठ जाए। नेक्स्ट है दोस्तों केरला एजुकेशन बिल का केस, जिसमें कि ये कहा गया कि अगर कोई स्कूल जो है माइनॉरिटी के द्वारा रन किया जा रहा है पर उसको स्टेट के फंड से एड दी जा रही है, तो उसको फिर बाकी कम्युनिटी के स्टूडेंट भी वहाँ पर एडमिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर यानी कि अगर स्टेट की एड आपको मिल रही है तो यहाँ पर सीधा सीधा भाव है कि स्टेट जो है वो सेकुलर है, वो सभी को इक्वली ट्रीट करती है। और अगर आपको एड मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो आप भी सभी को इक्वली ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सेंट स्टीफन कॉलेज का केस, जो कि आपकी स्क्रीन पे है साइटेशन। और इसमें यह कहा गया कि भाई अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो भी जहाँ पर कि स्टेट एड्स दे रहा है, तो भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके 50% स्टूडेंट जो है वो एडमिट हो सकते हैं। यानी कि 50% बाकी तरफ से हो सकते हैं, 50% उस माइनॉरिटी के जिसने कि उस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट है दोस्तों TMA5 फाउंडेशन का केस। इसमें कोर्ट ने 50% का आइडिया जो था वो भी रिलैक्स कर दिया और उसने कहा कि भाई इसके लिए स्टेट जो है लॉ बना सकती है कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कितने माइनॉरिटी के होने चाहिए और कितने दूसरे होने चाहिए, जबकि उसको एड दी जा रही है स्टेट के द्वारा। और जब स्टेट ऐसा करे तो एक वो रीजनेबलनेस बनाए रखे। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस, जिसकी साइटेशन आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई स्टेट जो है इस तरह की डायरेक्शन नहीं दे सकती माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को कि भाई वो जो एडमिशन है वो उसको रिस्ट्रिक्ट करे सिर्फ अपनी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए। इस केस में जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी उसने एक ऑर्डर दिया था जिसमें यह कहा गया था कि भाई कि वो जितने भी स्टूडेंट जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है उनको एडमिशन नहीं दी जाएगी। और इस ऑर्डर को कोर्ट ने निगेट कर दिया था, उन्होंने कहा था कि ये ऑर्डर सही नहीं है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स साजिब कुमार चौधरी के केस की साइटेशन जो कि आपके स्क्रीन पे है, जिसमें कि ये कहा गया कि आर्टिकल 29 क्लॉज 2 जो है वो किसी और कम्युनिटी के स्टूडेंट को जो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में दाखिला ले उसको ये राइट नहीं देता कि वो अपना धर्म प्रोफेस प्रैक्टिस या प्रोपोगेट करना शुरू कर दे उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट है दोस्तों PA इनामदार के केस की साइटेशन जो आपके स्क्रीन पे है, जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि भाई ना तो कोटा, ना परसेंटेज, ना रिजर्वेशन, इन सब चीज़ों को स्टेट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता उन इंस्टीट्यूट पे जो कि माइनॉरिटी के हैं या नॉन माइनॉरिटी के हैं, पर उनको स्टेट की तरफ से कोई मदद नहीं दी जाती है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी कम्युनिटी या अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उनको एडमिशन दे सकते हैं, फिर चाहे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ही क्यों ना हो, यानी कि दूसरी स्टेट्स के माइनॉरिटी भी सेम कम्युनिटी के वो आकर वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। पर इसमें भी कोर्ट ने कहा कि भाई कुछ हद तक बाकी कोर्ट से वो ले सकते हैं कि रीजनेबल मैनर तक, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे ही आप और स्टेट से कॉल करें तो वो भी गलत होगा। हालांकि इसमें जो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है उसमें अमेंडमेंट करके जो अनएडेड नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन थे उनको जो ले आए थे इस दायरे में, उनको जो PA इनामदार की केस की जजमेंट जो मैंने अभी आपको कहा उसमें से बाहर कर दिया गया। उनको कहा गया कि भाई आपको 25% जो चिल्ड्रन हैं स्कूल्स में वो एडमिट करने पड़ेंगे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं, और ये सब आपको करना पड़ेगा राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अंडर। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 30, जिसमें कि कहा गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि जो माइनॉरिटीज़ का राइट है कि वो इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश स्थापित कर सकें और उसको रन कर सकें। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि आर्टिकल 29 के अंडर तो आपको कह दिया गया कि भाई आपका लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, अब उसके लिए क्या जरिया होना चाहिए इन चीज़ों को कंजर्व करने का, तो वो आपको आर्टिकल 30 में कहा गया है कि भाई आप इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उनको अपने तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चला सकते हैं, जहां पर कि आप अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर जो है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी की एक जो पौध है या जो जनरेशन है उसको तैयार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 30 का जो क्लॉज 1 है वो है All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। यानी कि सभी अल्पसंख्यक जो कि रिलीजियस या लैंग्वेज बेस पे हो, ध्यान रखिएगा, धार्मिक आधार पे या आपकी भाषाई आधार पे, उनके पास ये राइट होगा कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं उनको स्थापित कर सकते हैं अपनी चॉइस के, यानी कि जैसा उनको ठीक लगता है उस तरह से। नेक्स्ट है दोस्तों क्लोज नंबर 1A, जिसको कि डाला गया था इसमें बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के जरिए, और ये जो प्रोविजन है वो एक्विजिशन ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जाता है अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग वगैरह या ज़मीन जो भी हो उसको। इसमें कहा गया कि भाई जो उसका मुआवजा या कंपनसेशन है वो उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को दिया जाए और वो इस तरीके से दिया जाए ताकि उसकी जो प्रोसेस है वो इम्पेयर ना हो, यानी कि उसमें किसी तरह की रुकावट ना आए, यानी कि मुआवजा कम ना दे ताकि वो अपना जो राइट है उनको आर्टिकल 30 के अंदर उसको कैरी ना कर सके। तो कुल मिलाकर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जो भी बिल्डिंग्स या लैंड है उसको सुरक्षित किया गया कि अगर उनका अधिग्रहण करती भी है स्टेट तो उसका जो कंपनसेशन है वो फेयरली दे। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 2, जिसमें कि स्टेट के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि भाई जब भी आप किसी को एड देंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नॉन माइनॉरिटी है, और इसमें कहा गया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए यहाँ पर डेफिनेशन जो ली जाएगी वो ये देखा जाएगा कि ये रिलीजियस या लैंग्वेज बेस पर हो, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था। तो इसमें चलिए केस लॉ देखते हैं। पहला केस लॉ है इसमें सोसाइटी ऑफ सेंट जोसेफ कॉलेज का केस जो कि आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई स्टेट को अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है, उसको एक्विजिशन में देना है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक लॉ बनाए, यानी कि एक अलग से कानून बनाए, ना कि जो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके अंडर हो। और ये दोनों यानी स्टेट और सेंटर को कहा गया स्टेट अपना लॉ बनाए और सेंटर अपना लॉ बनाए। नेक्स्ट है दोस्तों सेंट जेवियर कॉलेज का केस, जिसकी साइटेशन आपके स्क्रीन पे है, जिसमें कि ये कहा गया कि स्टेट जो है वो अनरीजनेबल कंडीशन नहीं लगा सकती इंस्टीट्यूशन पे कि भाई हम आपको रिकग्निशन तब देंगे जब आप हमारी शर्तों को मानें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो फिर आपकी शर्तों पे चलेंगे, अपनी शर्तों पे नहीं चलेंगे, यानी कि जो उनको एक फ्रीडम दी गई है वो उनकी जो है इस आर्टिकल के अंडर 30 के अंडर वो कर्टेल हो जाएगी या वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेट ऑफ केरला की साइटेशन जो आपकी स्क्रीन पे है,
जिसमें कि कहा गया कि भाई ठीक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को फ्रीडम दी गई है, पर फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि वो जो स्टैंडर्ड एजुकेशन के नियम कायदे कानून हैं उनको ही फॉलो ना करे। तो आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे जैसे कि बाकी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। बाकी ठीक है, आपकी फ्रीडम है, आप अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी के उत्थान के लिए जो करना चाहते हैं करिए, पर जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के नियम हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट साइटेशन है दोस्तों केरला एजुकेशन बिल की। जैसे कि मैंने पहले कहा कि भाई कि स्टेट जो है वो इस बात को इंश्योर कर सकती है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में भी कि भाई वहाँ पर सैनिटेशन हो, कंपिटेंस ऑफ द टीचर हो और डिसिप्लिन जो है उसको रखा जाए, और इन सब चीज़ों को एक कंडीशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है जब भी वो एड या रिकॉग्निशन दे। अब ये वैलिड है, ये सभी के लिए है कि भाई आप अच्छा सैनिटेशन रखें, आप टीचर्स की जो कंपिटेंस है उसको बनाए रखें, है ना, आप डिसिप्लिन रखें, ताकि जितने नॉर्म्स हैं एक अच्छे स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनने के लिए वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उनको लेकर तो कंडीशन हो सकती है। और साथ में ये भी कहा गया कि भाई जो राइट्स हैं आपके पास आर्टिकल 30 के अंडर वो एब्सोल्यूट नहीं है। राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन डजंट मीन मेल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपको कहा है कि आप उसका प्रशासन देखिए पर उसको कुप्रशासित में मत बदलिए, है ना, उसको गलत इस्तेमाल ना करें। तो ये है आर्टिकल 29 और 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।